हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग उदाहरण सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 ठीक है बेसिक कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 3 भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर नहीं दिया है, तो आपको फिगर कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, और फिगर पे आपका कमांड होना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए। फिगर अगर अच्छा है तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अब फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है जो कोई चिमनी क्या होती है? चिमनी आप देखेंगे किचन में रखे रहते हैं, जिनसे आपके किचन के जितने भी एयर हैं, गैस हैं, वो सब चिमनी के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिससे जो किचन में कोई भी गंदगी नहीं हो पाती है, जैसे दीवार काला नहीं पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता है। चिमनी जनरली किचन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हम एक प्रेक्षक बना लेते हैं। इधर प्रेक्षक है, ठीक है बच्चों, ये प्रेक्षक है, ये 1.5 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, प्रेक्षक एक चिमनी यहाँ पे चिमनी बना लेते हैं। ठीक है, चिमनी से कितनी दूरी पे? 28.5। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है बच्चों? 28.5 मीटर है। ठीक है, ये क्या है? ये चिमनी है। ठीक है, चिमनी, और ये क्या है बच्चों? ये प्रेक्षक है। ठीक है, ये चिमनी है और ये प्रेक्षक है, और इनके बीच की दूरी 28.5 है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी आंखों से एक शिखर। ठीक है, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति है। अब इसका आंख कहाँ होगा? आंख यहाँ तो होगा नहीं, आंख हमेशा यहाँ होगा। मतलब इसकी आंखें, जो आंख है इसका, वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, आइस। तो ये चिमनी एक उसकी आंखों से चिमनी का शिखर, ये क्या है? ये चिमनी का शिखर है। ये क्या है बच्चों? शिखर। किसका है? शिखर मतलब ऊपर का हिस्सा। चिमनी का जो शिखर है उससे उन्नयन कोण क्या होता है? हमेशा ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। मैंने कंसेप्ट में भी बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर से नीचे की ओर, और उन्नयन कोण क्या बनता है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब इनकी आंख यहाँ पे है, तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे, शिखर तो ऊपर है तो ये ऊपर ही देखेंगे। तो ये देखिए ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनाना है? 45 डिग्री। तो 45 उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से बनता है, तो इसको आप डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको आप डॉटेड लाइन से आगे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन से आगे ड्रॉ कर लिए। तो ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमने फिगर बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रेक्षक हो गया, ये चिमनी हो गया। प्रेक्षक का आंख ऊपर ही होगा, तो आंखों से ये शिखर पे देखता है, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चीजें हो गई। अब इनका हम लोग नाम कुछ रख लिया जाए। ठीक है, तो अपने से नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए सी हो गया, और ये क्या हो गया? डी हो गया, और ये मान लीजिए कौन सी बिंदु हो गई? ई बिंदु हो गई, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। हमें क्या बताना है? चिमनी की ऊंचाई, मतलब ये जो चिमनी है हमें बीई की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीधे सीधे इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? बीई की ऊंचाई। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये देखिए इधर इस फिगर में देखिए, ये आपको एक तरीके का आयत लग रहा है। ठीक है, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 28.5 है, तो नीचे वाला, ये ऊपर वाला भी 28.5 मीटर होगा। ठीक है, आयत है तो ये आमने सामने तो बराबर होंगे ही, तो ये 28.5, तो ये 28.5। ठीक है, अब देखिए
हमें ये कोण बना रहा है थीटा, तो थीटा के नीचे ये क्या होगा, आधार होगा। अगर ये आधार है, ठीक है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, आधार ही होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये तो क्लियर दिख रहा है, लंब है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये क्या बचा, ये तो कर्ण हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ है, आयत है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 होगा। संगत कोण से, संगत से नहीं भी होगा तो ये 90 है, तो ये 90 होगा, आयत है। अगर ये 90 तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90, तो ये भी 90, तो ये 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया। फिगर कुछ इस तरीके से है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ फिगर में। देखिए ये प्रेक्षक है और ये चिमनी है। ठीक है, प्रेक्षक की आंख ऊपर ही होगी, तो वो अपने आंखों से उन्नयन कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो कितने डिग्री का कोण बना है, 45। तो इसको डॉटेड लाइन से आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर दिया था। ठीक है, प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर दिया था, इनके बीच की दूरी दिया था 28.5। तो ये आपको आयत दिख रहा है, तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5, और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होगा, आयत है तो सभी कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये भी 90 अंश है। ठीक है, और तब ये क्या कहलाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमें इसको ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात हो जाएगा तो इनमें जोड़ देंगे तो चिमनी की लंबाई आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। देखिए, अगर हम किसी तरीके से ईसी ज्ञात कर लें, ईसी अगर हम ज्ञात कर लेंगे क्वेश्चन में, तो चिमनी की लंबाई ज्ञात कर ही लेंगे, क्योंकि अगर ईसी पता चलेगा तो ईसी प्लस सीबी मिलके क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, तो लिख लेते हैं प्रेक्षक, प्रेक्षक की लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई कितना है बच्चों, 1.5 मीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेक्षक, प्रेक्षक और चिमनी, प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी, बीच की दूरी 28.5 मीटर है। ठीक है, उन्नयन कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, थीटा कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और हमें पता है उन्नयन कोण कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, इतना चीज हमें पता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई मतलब बच्चों आपको बीई, बीई ज्ञात करना है। तो प्रेक्षक की लंबाई क्या है, ये है एडी। ठीक है, प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी क्या है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ए बी। ठीक है, उन्नयन कोण पता चल गया, तो हमें बीई ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या यूज कर दे बच्चों, ट्रायंगल डी सी ई में, देखिए इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, हमको लंब ज्ञात करना है। ठीक है, आधार दिया है। ठीक है, तो अब लंब और कर्ण में संबंध क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि न लंब पता है न कर्ण पता है, तो कोई चीज निकलेगी नहीं, इसलिए लंब और कर्ण में कोई हम लोग संबंध नहीं निकालेंगे। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको रूल पता है ना, क्या रूल है, एल ए एल के ए। ठीक है, पहला वाला ये क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है बच्चों टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो देखिए लंब और कर्ण हमें पता नहीं है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि हम टेन थीटा यूज कर रहे हैं, वैसे भी आपको दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए। लंब और कर्ण में संबंध हमें पता नहीं, लंब बटे के कर्ण, तो लंब बटे के कर्ण साइन थीटा होता है, तो ये तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये इनमें से एक भी हमको क्वांटिटी नहीं पता है, तो दूसरा हम कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
दूसरा क्या है, आधार बटे के कण। तो आधार बटे के कण, आधार पता है, कण पता है, ठीक है। तो हमको तो कण निकालना नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। बचा कौन, tan थीटा वाला, लंब और आधार। तो लंब और आधार में संबंध है, हमें कण तो निकालना नहीं, हमें तो सिर्फ लंब चाहिए। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग क्या यूज कर दे इस त्रिभुज में, tan थीटा का यूज कर दे, ठीक है। तो किस त्रिभुज में यूज कर रहे हैं tan थीटा, त्रिभुज DCE में। तो इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज DCE में, ठीक है। त्रिभुज DCE में कौन सा फॉर्मूला यूज कर दें, tan थीटा का यूज कर दें, ठीक है। tan थीटा का बहुत आसानी से यूज कर दें, तो लिख देंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L/A। ये L क्या होता है, L होता है आपका लंब बटे के, A मतलब आधार, ठीक है, लंब बटे के आधार। अब देखिए लंब tan थीटा, लंब क्या है, लंब का वैल्यू EC है, EC बटे के आधार की वैल्यू बच्चों DC, ठीक है। और थीटा हमको पता है कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और EC की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो EC रहने दीजिए। DC की वैल्यू पता है क्या, हाँ, कितना है 28.5, ठीक है, DC हमको पता चल गया। अब देखिए tan 45 होता कितना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू EC अपॉन 28.5, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तिरिये का गुणा कर लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तिरिये का गुणा कर देंगे, तो EC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 28.5 मीटर। EC की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर ली कितना, 28.5 मीटर। लेकिन हमें EC तो ज्ञात करना है नहीं, हमें तो चिमनी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब BE ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः चिमनी की लंबाई, चिमनी की लंबाई, चिमनी की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, चिमनी की लंबाई, चिमनी की लंबाई BE किसके बराबर हो जाएगा, BE बराबर हो जाएगा EC प्लस CB, ठीक है। तो EC की वैल्यू बच्चों, EC की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया है कितना, 28.5 प्लस CB की वैल्यू कितना दिया है, 1.5, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ऐड कर लीजिए, तो इधर 28.5 इधर 1.5, 5 5 10 0 कैरी 1 8 1 9 1 10 को 0 कैरी 1 2 1 3, यहाँ पे पॉइंट, तो कितना आएगा 30.0 मीटर। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम सीधे क्या लिख दें, BE बराबर 30 मीटर। मतलब B क्या थे, चिमनी की लंबाई। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः चिमनी की लंबाई, चिमनी की लंबाई बराबर है कितना, 30 मीटर। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस सब पार्ट को हम लोग रफ कर देते हैं। यहाँ पे अतः न लिख के क्या लिख दीजिए, इसलिए, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है सारे। अच्छा, फिगर पे आपका जरूर कमांड होना चाहिए, फिगर बच्चों अगर नहीं सही रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर में यही तो खास बात है, इसमें कैलकुलेशन नहीं टफ है, इसमें फिगर टफ है। अगर फिगर अच्छा है तो क्वेश्चन आपके हाथ में है, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, आपकी बुक में फिगर दिया है, ठीक है, बट आप बुक के फिगर्स को नहीं देखिए, आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आपके फिगर पर प्रैक्टिस होगा ना, उतना इस चैप्टर में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब फिगर पर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए बुक के फिगर को मत देखिए,
आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए जैसा कंडीशन दिया है। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। मैंने ये कंसेप्ट में बताया है कि कभी भी उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लीजिए एक भूमि है ये, ठीक है, ये एक भूमि है, ये क्या है बच्चों, भूमि, भूमि जिसे आप पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, भूमि, अब भवन है, मान लीजिए इधर एक भवन है, ये क्या है, भवन। ठीक है, अब देखिए ये भवन हो गया, इसको क्लियर लिख दिया जाए, और ये क्या चीज हो गया, भवन। ठीक है, ये भवन हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला है कि भूमि के एक बिंदु P से, अब ये भवन है, ये भवन का पाद बिंदु है, ये भूमि का पाद बिंदु, मान लीजिए पॉइंट P यहाँ है। ठीक, अब भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए काफी, क्योंकि इसमें फिगर और बढ़ा जाएगा। तो 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये बिंदु P से भवन के, क्या बोला है क्वेश्चन में, भवन के शिखर, तो ये भवन का शिखर है, शिखर, इसका शिखर, भवन का शिखर। ठीक, ये भवन का शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। कितना मीटर ऊंचा ये भवन है, 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, एक चीज हो गया। उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, ध्वज मतलब एक झंडा। ठीक है, ये भवन का शिखर है, शिखर से क्या लहराया गया बच्चों, एक झंडा, फ्लैग लहराया गया। ठीक है, ये क्या है, फ्लैग है। ठीक है, क्लियर है। अब ये फ्लैग है, तो फ्लैग का ये इतना हिस्सा तो कपड़ा होता है, और ये क्या होता है, डंडा, ऐसे पूरा डंडा लगा होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर से P बिंदु से, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, ये बिंदु P हो गया, इसके ध्वज के शिखर, ध्वज का शिखर तो यही ना होगा, ध्वज के शिखर से कितने डिग्री का उन्नयन कोण है, 45 डिग्री का। फिर से नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, ये हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये तो 90 डिग्री है, क्लियर दिख रहा है, लंबवत ही ना होगा भवन पे, जो ये भवन है वो तो लंबवत होगा ना, ऐसे टेढ़ा तो बनेगा नहीं ना, तो ऐसे बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, लंबवत बनेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्या है, आधार है, ये भूमि आधार, आधार पे ही होगी, ये आधार हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्या है, ये तो लंब है, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण है, ये कर्ण। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब है, ये आधार है, इतना चीज हमें निकल गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ध्वज की लंबाई। ठीक है, ध्वज की लंबाई मतलब ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई तो यही है, तो हमको ये हिस्सा निकालना है, ये वाला, एक चीज। उसके बाद बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P ये है, अब भवन ये है, तो भवन की दूरी मतलब ये हमको ज्ञात करना है। तो इसमें और कोई नाम दिया है क्या, P के अलावा कोई नाम नहीं दिया, तो आप अपने से नाम मान लेंगे। P, तो यह मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए S है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, और लंब दिया है, तो आधार लंब में रिलेशन तो हमें पता ही है, आधार लंब में रिलेशन किसका लग जाएगा, tan का लग जाएगा। तो बहुत आसानी से आप tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा लगा देंगे किसमें, त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज PQR, ये छोटा वाला त्रिभुज सभी को दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम लोग क्या लगा दिया जाए बच्चों, tan थीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, भूमि P, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों दिया है, ठीक है, और √3 का वैल्यू भी हमें दिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लगा देते हैं, tan थीटा। tan थीटा लगा के हम लोग आधार को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कौन सा रूल लगा दें, tan थीटा। tan थीटा रूल हमें पता है क्या, LALKKA, ठीक है, लंब बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण, लंब बटे के आधार, ये रूल होता है। तो हमको पता है कि पहला वाला sin थीटा होता है, दूसरा cos, तीसरा tan। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, L/A। L क्या होता है, लंब, L क्या होता है, लंब बटे के A क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो अब इसका नाम लिख दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है बच्चों, RQ बटे के आधार क्या है, PQ, ठीक है। हमें थीटा पता है, इस केस में जो थीटा है वो कितने डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का। इस केस में जो थीटा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ tan 30 रख देंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री, RQ की वैल्यू दिया है क्या, यस 10 मीटर, 10 बटे के PQ तो नहीं पता है, तो यहाँ PQ रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए tan 30 हमें पता है कितना होता है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू tan PQ, 10/PQ। अब यहाँ पे क्या कर दें बच्चों, तिर्यक का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। तो यहाँ से PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan√3 मीटर, ठीक है। PQ की वैल्यू क्या आ गई, tan√3 मीटर। अब यहीं पे चाहेंगे तो हम √3 की वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहीं से हम PQ की वैल्यू, रूट की वैल्यू रख के PQ निकाल दें, या लास्ट में ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, एक पार्ट तो हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है हम लोगों को बच्चों, एक चीज तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई अब हमें ज्ञात करनी है। और बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी तो हमने ज्ञात कर ली, tan√3 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ध्वज की लंबाई, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई मतलब फिर से इस बड़े वाले त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे एक चीज और लिख लेते हैं, ये PQ आ गया तो रूट की वैल्यू रख ही देते हैं। तो PQ इज इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में बच्चों, 1.73। बस दो डिजिट तक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप 2 डिजिट लें या 3 डिजिट लें, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। 1.732 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल एक अंक आगे खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। PQ हमने ज्ञात कर लिया 17.32 मीटर। तो ये PQ है क्या, बिंदु P से भवन की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितना है बच्चों, 17.32 मीटर। ये चीज हम लोगों ने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब हम लोगों को ज्ञात करना है इस ध्वज दंड की दूरी, मतलब SR ज्ञात करना है। तो SR फिर से इसी त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज PQS में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं फिर से त्रिभुज PQS में, ठीक है। PQS में फिर से कौन सा रूल लगा दीजिए, देखिए क्या क्या दिया आपको, लंब दिया है और आधार दिया है, तो फिर से tan थीटा यूज कर दीजिए आसानी से। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, L/A, सेम काम, ठीक है। ये L है क्या, आधार है, सॉरी L क्या है, लंब है, लंब बटे के A क्या है, आधार है,
ठीक है, लंब बटे के आधार, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब एस क्यू बटे के आधार क्या है बच्चों, पी क्यू, आधार की वैल्यू क्या है, पी क्यू है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा, अब इस केस में जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, जब वो भवन से ध्वजदंड की तरफ देख रहा है, तो उस केस में थीटा कितना है, उस केस में थीटा आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो यहां से क्या लगा दें, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर एस क्यू, एस क्यू हमें नहीं पता है, तो एस क्यू रहने दीजिए इसी तरीके से, अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हमने निकाला है 10√3 या 17.32, तो आप यही वैल्यू रखिए। ठीक है, यही वैल्यू रखिए, चाहे ये वैल्यू रखिए, दोनों में से कोई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहेंगे तो आसानी से इसको माइनस कर लेंगे। तो एस क्यू को रख दीजिए, कितना आया, 17.32। ठीक है, आप ये भी रख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1045 होता कितना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो 1 बराबर एस क्यू बराबर 17.32, तो यहां से तिरिये का गुणा कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बटे 1 होता ही है, तो एस क्यू बराबर कितना आ गया, 17.32, क्या चीज, मीटर। लेकिन हमसे तो एस क्यू पूछा नहीं है, ये पूरा एस क्यू तो पूछ नहीं रहा है कि भवन और ध्वजदंड की लंबाई, हमसे केवल सिर्फ ध्वजदंड की लंबाई पूछ रहा है, मतलब भवन के शिखर से ये झंडा कितनी दूरी पे है, हमें ये ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एसआर ज्ञात करना है। तो ठीक है, बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो एसआर निकल जाएगा। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो एसआर ज्ञात हो जाएगा बच्चों। देखिए कैसे निकालेंगे एसआर, तो हमको पता है चूंकि एस क्यू जो है वह बराबर के, हम एस क्यू देखिए दो भाग में बटा है, ध्वजदंड और भवन, तो हम लिख सकते हैं एस क्यू बराबर एस आर प्लस आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो एस क्यू है, ये पूरा एस क्यू जो है वह किसके बराबर है, एस आर और आर क्यू के। एस आर ध्वजदंड की लंबाई है, ये क्या है, ध्वजदंड, ध्वजदंड, ये जो एस आर बना है वो दो चीजों से बना है, ध्वजदंड और भवन का शिखर, भवन की ऊंचाई, क्लियर दिख रहा है ना। ये जो एस क्यू बना है, ये पूरी लंबाई, ये भवन की लंबाई और ध्वजदंड की लंबाई दोनों ही शामिल है। तो हमें ध्वजदंड की लंबाई तो पूछ रहा है, एस क्यू अभी हमने ज्ञात किया कितना, 17.32, ठीक है, इज इक्वल टू एस आर नहीं पता है तो एस आर को रहने दीजिए, प्लस आर क्यू, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 10। ठीक है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर आता है बराबर के, तो साइन बदल जाती है किसी भी चीज की, तो 17.32 माइनस कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, अब 17.32 में से 10 को घटा दीजिए, माइनस कर दिए तो 2307, कितना आ गया 7.32, कितना आ गया 7.32 मीटर, क्या बराबर एस आर। ठीक है, अतः ध्वजदंड की लंबाई, ये एस आर है क्या, ये तो ध्वजदंड की लंबाई है, तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की जो लंबाई है वह बराबर कितना है बच्चों, 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों उदाहरण नंबर 4 एकदम पूरा कंप्लीट देख लिया। ठीक है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 को। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं, वो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग 5 वाले को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका भी आपको बुक में फिगर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग फिगर को अपने से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर अगर आप बना लेंगे आसानी से तो आप क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको तब नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 क्या है, इसको स्टडी करते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, उन्नतांश उन्नतांश क्या होता है, उन्नयन की तरह ही उन्नतांश है। ठीक है, उन्नयन कोण भी नीचे से ऊपर बनता है, उन्नतांश भी नीचे से ऊपर। उन्नतांश हम तब लिखते हैं जब कोई चीज घट के बढ़ती है या बढ़ के घटती है, इस तरीके से उस जगह पे हम उन्नतांश का यूज करते हैं। अर्थात छाया के सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, छाया के सिरे से मतलब छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, डीबी छाया की लंबाई है। ठीक है, डीबी क्या है बच्चों, छाया की लंबाई है। तो जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जब डीबी छाया की लंबाई होगी तो उस समय उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें दो कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले तो हम एक जमीन पे खड़ी एक मीनार बना लेते हैं। देखिए ये जमीन है, पृथ्वी है, इस पे एक मीनार खड़ा है ऐसे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये मीनार है, मीनार, और ये क्या है, जमीन है। जमीन बोलिए या पृथ्वी, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब पहले उन्नतांश कितना था, 60 डिग्री था, फिर घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो जब उन्नतांश घट रहा है तो छाया की जो लंबाई है वो बढ़ रही है, कितना, 40 मीटर। तो देखिए ये 40 मीटर बढ़ रही है, वैल्यू किधर लिखी जाएगी, ये कैसे पता चलता है। तो अब एक बात बताइए, पहली कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको छाया की लंबाई लिखने आ जाएगी। एक समतल पे मीनार खड़ा है, ठीक है, अब मीनार ऐसे खड़ा है तो छाया इसकी ऐसे आगे ही होगी, परछाई कहाँ होगी, जैसे ये पेन है, देखिए ये पेन हम रख रहे हैं तो इसकी छाया पीछे पड़ रही है, आगे तो नहीं पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, पीछे। कहीं भी आप रखेंगे तो छाया पीछे पड़ेगी। देखिए छाया हर जगह कहाँ पड़ रही है, पीछे, हर जगह छाया पीछे पड़ रही है, देखिए। ठीक है, छाया कहाँ पड़ रही है, पीछे। ऐसे कर रहे हैं तो छाया कहाँ पड़ रही है, पीछे पड़ रही है। अब देखिए छाया पीछे पड़ रही है तो इसका मतलब ये मीनार है तो इसकी छाया कहाँ पड़ रही है, पीछे, यहाँ पे। तो उस केस में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाएगी जब उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होगा। तो सबसे पहले उन्नतांश कितना था, 60 डिग्री था, मतलब यहां से जब वो शिखर पे देख रहा है तो उस केस में कितने डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का बना है। ठीक है, अब इसमें हमें छाया की लंबाई नहीं पता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उन्नतांश जब 60 से घट के 30 हो रहा है तो छाया की लंबाई बढ़ जा रही है। तो अब उन्नतांश घट रहा है तो छाया, अब यहां तक तो पहले का था, अब यहां से घट रहा है तो घटते घटते तो छाया की लंबाई उस केस में कितना होगा, 40 मीटर अधिक हो रही है। इसका मतलब 40 मीटर जो अधिक की बात है वो कहां लिखी जाएगी, ये इतनी दूरी 40 मीटर अधिक। इस केस में उन्नतांश कितने डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, इस केस में 30 डिग्री का हो रहा है। तो हमें जो ये पहले वाली छाया तो पता नहीं है, तो इसको मान लीजिए कुछ भी, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए वाई ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि डीबी क्या है, छाया की लंबाई, मतलब ये पूरी छाया तो नीचे ही पृथ्वी पे पड़ेगी, तो ये डी पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है, बी। तो इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सूरज भगवान है, सूरज देवता, ठीक है, जिनका उन्नतांश घट के बढ़ के ऐसे कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिगर बच्चों बना लिया। अब देखिए ये मीनार है, मीनार तो हमेशा लंबवत होता है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये आधार है, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मतलब डीबी की वैल्यू, हमें ए बी की वैल्यू, ये ए है। ठीक है, मैं इसको रफ करके लिख भी देता हूं फिर से, ये क्या है बच्चों, ए है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है,
ए बी हमें ज्ञात करना है, और ए बी तो तभी ज्ञात कर हो पाएगा जब ये वाई वाला टर्म भी पता होगा, वाई टर्म पता है ही नहीं। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इसमें रिलेशन लगा के, ठीक है, लंब और आधार में रिलेशन लगा के y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम किसी तरीके से y निकालते हैं, जब y निकल जाएगा तो ए बी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या माना है उसको लिख लेते हैं। माना छाया की लंबाई y मीटर है जब जब शिखर का उन्नयन कोण, ऐसे लिखिए, छाया की लंबाई y मीटर है जब शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, छाया की लंबाई y मीटर है जब शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री। ये शिखर ही है, सूर्य कहाँ, शिखर से ही दिखेगा। तो देखिए पहले 60 था, फिर जैसे उन्नतांश घटा 60 से 30 हुआ तो छाया की लंबाई में वृद्धि हो गई, कितने, 40 मीटर की वृद्धि हो गई। तो माना हम पहले मान लिए, पहले छाया की लंबाई y थी, अब वृद्धि होकर कितना हो गई, y प्लस 40। मतलब ये पूरा देखा जाए, इस पूरे की बात किया जाए तो कितना जाएगा, y प्लस 40 मीटर। पहले माना हमने, पहले मान लिया y मीटर थी, फिर 40 मीटर वृद्धि हो गई, कब, जब उन्नतांश घट रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ए बी छाया की मतलब इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस y को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम किस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में। देखिए दोनों त्रिभुज में हमको काम करना पड़ेगा। ये बड़ा एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो हम लोग पहले इस छोटे वाले में आते हैं। त्रिभुज ए, इसका नाम नहीं पड़ा है क्या, देखिए इसका नाम लिख लीजिए ए बी, इसका नाम लिख लीजिए क्या, सी लिख दीजिए, सी बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा रूल लगा दे बच्चों, tan थीटा, क्योंकि हमको लंब और आधार में संबंध चाहिए। लंब और आधार में संबंध खाली tan थीटा में होता है। तो tan थीटा मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल है, सी है, तो tan सी लिख लेते हैं। tan सी बराबर क्या हो जाएगा, L बटे के A, मतलब लंब बटे के आधार। ठीक है, लंब बटे के आधार हो गया। tan सी बराबर, लंब क्या है बच्चों, AB है, बटे के आधार क्या है, आधार है आपका CB, लिखे चाहे BC लिखे, एक ही बात है। तो tan सी, इस केस में हमें C का थीटा कितना है, इस केस में 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 रख दीजिए। tan 60 डिग्री बराबर AB नहीं पता है, अपॉन CB को हमने क्या माना है, y माना है। तो tan 60 होता है कितना है बच्चों, √3। tan 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3 बराबर AB बटे के y, यहाँ तेरिए का गुणा कर दीजिए, तो √3 y बराबर क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, हमने AB का एक इक्वेशन बना लिया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बहुत आसानी से हम लोगों ने एक पार्ट को सॉल्व किया। AB हमने एक रिलेशन इक्वेशन बना लिया, AB का √3y। अब देखिए फिर से हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABD, लिखते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में। अब देखिए बच्चों त्रिभुज ABD में फिर से क्या लगा दें, tan थीटा लगा दें, मतलब tan D लगा दें। tan D होता क्या है, L बटे के L बाई A। L क्या होता है, लंब बटे के A क्या होता है, आधार, लंब बटे के आधार। ठीक है, तो tan D, थीटा कितना होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का थीटा है।
थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो tan 30 बराबर L, L क्या है बच्चों, L मतलब लंब, मतलब AB। फिर से AB, यहाँ पे भी अभी एक लाइन और लिख लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। AB बटे के, इस केस में क्या हो जाएगा, छाया, DB। तो tan D, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर AB बटे के, DB की वैल्यू कितना है। अब देखिए पहले y था, जब DB हम पूरी छाया ले रहे हैं तो y प्लस 40, तो यहाँ रख देंगे y प्लस 40 रख देंगे, ठीक है। और tan 30 होता है कितना है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है बच्चों। अब देखिए 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में y प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दें, तिरिये का गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 40 इक्वल टू AB√3, ठीक है। क्या हो जाएगा, AB√3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये AB की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में AB बराबर √3y आया था, ठीक है। AB बराबर क्या आया था, √3y। तो हम लोग समीकरण 1 से मान रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में कैसे रख सकते हैं बच्चों, देखिए बहुत आसानी से। AB बराबर √3y है, इसमें AB पहले से है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें y प्लस 40, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, AB√3, ठीक है, AB√3। AB की वैल्यू हम समीकरण 1 से उठा के रख दें, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 40 इज इक्वल टू, AB की जगह क्या रख दें, √3y। अब पहले से क्या है, √3 है, तो √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आपको पता है कि जब रूट का गुणा रूट में होता है और नंबर सेम होता है तो उसके इसमें रूट हट जाता है, तो 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। इस y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस y, ठीक है बच्चों। तो 40 इक्वल टू कितना, 2y, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 2, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका y की वैल्यू कितनी, 2 2 जा 4, 20 मीटर। मतलब y हमने पहले वाली छाया कितनी ज्ञात कर ली, जो पहले छाया थी वो कितनी थी, 20 मीटर की छाया थी, बाद में बढ़ के कितना हुई, 40 हुई। अब देखिए बच्चों, पहले 20 मीटर की थी, फिर बाद में बढ़ के 40 हो गई, तो y तो हमने निकाल लिया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, मीनार की लंबाई। अब मीनार की लंबाई किसके बराबर है, AB के। तो AB कौन है, AB ये है। तो इस y का मान उठा के हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो AB इक्वल टू क्या, √3y। तो AB बराबर क्या होगा बच्चों, √3 इंटू y की वैल्यू 20, तो कितना आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा 20√3, क्या चीज, मीटर। क्या हो गया, AB बराबर क्या हो गया, 20√3 मीटर। अतः जो मीनार की लंबाई है वो कितनी हो गई, 20√3। ये क्या लंबाई है, मीनार की, मीनार। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने उदाहरण नंबर 5 को एकदम कंप्लीट डिटेल में सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें जब एंगल आता है, घटता है, बढ़ता है, तो उस केस में हम अगर फिगर पे कमांड नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें फिगर का आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग 6 वाला उदाहरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है? मैंने बताया था, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे बनता है और अवनमन कोण कहाँ से बनता है? ऊपर से नीचे की ओर बनता है। हमेशा ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन दिया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब भवन की जो ऊंचाई है, भवन के शिखर 8 मीटर ऊंचाई भवन के शिखर की दे दी है। ठीक है, और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हमें दिए हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, मतलब बहुमंजिल मतलब दो तीन फ्लोर होंगे। ठीक है, बहुमंजिल मतलब क्या? जिसमें एक से ज़्यादा फ्लोर हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन के फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, फिगर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही भवन हैं, एक ऊंचा है एक थोड़ा छोटा है। तो ठीक है, हम फिगर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए एक ये भवन है जो काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, और एक भवन है जो छोटा है। ये भी भवन है, ये भी भवन है। ये मान लीजिए ये भवन है और ये बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा मंजिल हो, मतलब एक से ज़्यादा फ्लोर हो, बहुमंजिल भवन। ठीक है, ये मान लीजिए एक ही फ्लोर है। ऐसा कुछ फिगर आपको दिया है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे, मतलब ये भवन जो है इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 8 मीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसके शिखर से देख रहे हैं, तो इसके शिखर से किसे? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब अवनमन कोण क्या है? क्रमशः एक बार शिखर पे देख रहा है और एक बार क्या देख रहा है? इस छोटे वाले भवन के तल पे देख रहा है। तो मतलब इसके शिखर से, इसका शिखर यहाँ है, इसका शिखर यहाँ है, तो इसके शिखर से इसके शिखर पे देख रहा है। ठीक, एक तो ये कर रहा है और दूसरा केस क्या कर रहा है? इसके शिखर से इसके तल को देख रहा है। मतलब तल मतलब क्या? जमीन पे देख रहा है। ठीक है, इन दोनों ही केस में हमको एंगल दिया हुआ है। तो देखिए आपको पता है कि अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर दिखता है। तो पहले केस में बच्चों जब वो देख रहा है इसके शिखर से इसके शिखर पे, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब इस यहीं से जब ये नीचे की ओर देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसका क्या है? ये इसका तो भूमि ही है, मतलब जमीन है, जमीन जिस पे ये दोनों भवन खड़े हैं। ठीक, ये तो लंबवत होंगे, ये तो पता है कि कोई भी बिल्डिंग है वो हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत ही बनता है। तो इसका नाम हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने से नाम कुछ भी PQRS ABCD कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए किसी को रख लेते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है बच्चों? D है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब हमको ये चीज ज्ञात करना है। एक चीज ये पता चल गया, और दूसरा क्या है? दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये भी पता करना है बच्चों। दोनों भवन के बीच की दूरी मतलब AB की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए आपको कभी भी अवनमन कोण की बात आती है तो अवनमन कोण में हमें ऊपर के एंगल हमेशा दिए रहेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। हम किसी तरीके से कहाँ अपने एंगल को ला दें? नीचे की तरफ ला दें। तो कैसे नीचे की तरफ आ सकता है? ध्यान से देखिए, देखिए ये समांतर है, ये ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, ये इसके क्या है? समांतर खींचे हमने, समांतर रेखा खींचा है, और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, आपको पता है कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो ये कोण इसके बराबर होते हैं। किस वजह से? अंत एकांत कोण से। तो देखिए यहाँ पे भी एक रेखा खींच लेते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, ABCD, यहाँ पे क्या रख लेते हैं? E रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए AB हमको इनके बीच की दूरी नहीं पता है, तो ये भी एंगल नहीं पता है। अच्छा,
ये इसके समांतर है तो ये 30 है, तो ये कितने डिग्री का होगा बच्चों? ये भी 30 होगा अंतः एकांतर कोण से। अच्छा ये देखिए ऐसे आकृति बन रहा है, ऐसे जेड जेड टाइप आकृति, तो जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 मीटर, आयत की तरह दिख रहा है तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, दो चीज हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये पता करना है और ये पता करना है। तो देखिए कौन सा हम लोग त्रिभुज ले लें। देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90, ये सब 90 आयत की तरह दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, इसको मान लेते हैं यहाँ y है, और इसको इस दूरी को क्या मान लेते हैं बच्चों? x है। तो ये जो चीज़ माने हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। माना माना क्या चीज़ माने? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना डीई डीई एक्स मीटर है। ठीक है, डीई ये जो डीई है एक्स मीटर है, तथा दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है बच्चों? दोनों भवन के बीच की दूरी कितना है? y मीटर है। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए हमें x ज्ञात करना है, तो x कैसे ज्ञात हो सकता है? अब ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्लियर बात है, आयत है तो अपोजिट साइड इक्वल होते ही है। तो हम त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में DEC में चलते हैं। देखिए ये आधार है, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या होता है बच्चों? कर्ण है। तो ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? जब ये आधार है तो ये भी आधार है। ठीक है, और ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। DEC में किसका यूज कर दें? लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम tan C लगा दें। ये 30 डिग्री है ना, तो tan C लगा देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो थीटा न लिख के क्या लिख दें यहाँ पे? tan C। यहाँ पे क्या लिख दें? tan C लिख दें। tan C बराबर क्या होता है? L लंब बटे के आधार L/A, मतलब लंब अब बटे के क्या? आधार। ठीक है, तो tan C इस केस में थीटा कितना डिग्री है बच्चों? 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? DE, या आप इसको एक लाइन और लिख दीजिए। ऐसे लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता है कोई भी वैल्यू रखने में। DE है लंब, आधार क्या है इस केस में? EC है। ठीक है, तो tan यहाँ पे क्या लगा दें? 30 डिग्री। tan 30 बराबर DE की वैल्यू क्या है बच्चों? x अपॉन में EC की वैल्यू क्या है? y। और tan 30 होता कितना है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू x/y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? √3x। अब इसमें हमको एक रिलेशन मिल गया, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें? फर्स्ट मान लें। y बराबर क्या हो गया? √3x। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद देखिए फिर से हम लोग किस त्रिभुज में आते हैं? अब इस बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, DAB में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में हमेशा बीच वाला एंगल को दिखाने के लिए कोई भी एंगल को दिखाना है तो बीच में लिखते हैं हमेशा, ये बात हमको क्लियर रहनी चाहिए। देखिए DAB में फिर से हमें क्या आधार पता है? ठीक है, अच्छा ये बहुमंजिल जो बिल्डिंग है बच्चों, ये बहुमंजिल बिल्डिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी अब? तो अब उस केस में तो ये आपका x प्लस, ये पूरा x+8 हो जाएगा। देखिए ये पूरा कितना रहेगा? x+8। ये तो क्लियर है, ये x है ये 8 है तो ये x+8 है। तो DAB में हम फिर से क्या लगा दें? देखिए लंब और आधार में संबंध लगाना, तो फिर से क्या लगा दिए? tan थीटा लगा दीजिए। फिर से tan थीटा, तो इस केस में अब थीटा क्या है? tan B है। देखिए B, तो tan B इक्वल टू L/A
ए, एल मतलब बच्चों आधार बटे के, ए मतलब सॉरी उल्टा लिख दिए, एल मतलब क्या, लंब, ठीक है, लंब बटे के, ए मतलब आधार, ठीक है। तो tan बी, इस केस में लंब क्या है, डी ए है, डी ए बटे के आधार क्या है बच्चों, ए बी है, ठीक है। तो tan बी की वैल्यू कितनी है, तो थीटा इस केस में 45 है, तो tan 45 बराबर डी ए की वैल्यू कितना है, x+8 अपॉन में ए बी की वैल्यू कितना है, y है, ठीक है। तो tan 45 होता कितना है, 1 इज इक्वल टू x+8 अपॉन में y, तो यहाँ तिरिया का गुणा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 2 मान लें। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की आप तुलना करेंगे तो देखिए ये y है, ये y है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो देखिए ये y के बराबर ये है, ये भी y के बराबर, ये पक्ष बराबर तो ये पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो √3x बराबर किसके हो जाएगा, x+8 के, ठीक है। अब x वाला टर्म हमको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ हो जाएगा क्या, √3x, ये x क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 8, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, रेशनलाइज, परमेयीकरण कर देते हैं। क्लास 9th में हम लोग परमेयीकरण सीखे हैं, कभी भी रूट की वैल्यू नीचे आ जाए तो रूट में मत छोड़ा करिए, हमेशा क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। अब परमेयीकरण का रूल क्या होता है, जो भी नीचे हर होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर के अपोजिट साइड से ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो यहाँ क्या करते हैं, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 8 √3 + 1 अपॉन में, देखिए यहाँ पे a² - b² लग जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 √3 + 1, ठीक है, अपॉन में कितना 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू क्या है, 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 4 √3 + 1, तो ये जो किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया, यक्स की वैल्यू आ गई क्या, 4 √3 + 1, ये जो 4 √3 + 1 है, ठीक है, 4 √3 + 1 है, ये किसकी वैल्यू आई है, यक्स की, मतलब डी की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, डी। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुमंजिल भवन की पूरी ऊंचाई पूछा है हमसे, ठीक है, हमसे क्या पूछा है बच्चों, बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई, तो ये तो हमने सिर्फ डी निकाला है, हमसे पूरा डी पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं, चूंकि बहु ठीक है, बहुमंजिल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा डी, ये किसके बराबर है, DE + EA, ठीक है। तो DA है कितना, DA अभी हम लोगों ने, सॉरी DE है कितना, अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 4 √3 + 1, इधर क्या चल रहा है, EA की वैल्यू क्या है बच्चों, 8 है, ठीक है, EA की वैल्यू क्या है, 8 है। अब यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 √3 प्लस में 4, अब प्लस क्या चल रहा है, 8 चल रहा है, ठीक है, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं,
काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ये 4√3 तो पहले से है, 4√3 तो पहले से है, प्लस 8 4 12, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, डी ए बराबर 4 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, √3, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो कितना आ जाएगा, इतना मीटर। तो डी ए जो बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई है वो कितनी आ गई बच्चों, 4√3, ठीक है, 4√3 प्लस 3 क्या चीज, मीटर। अब वाई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। देखिए अब ये x हो गया, मतलब ये x पता था, ये x, अब इस x का मान y समीकरण 1 में रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, y, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। लास्ट स्टेप हमारा इधर है, ठीक है, ये जो x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमसे इनके बीच की दूरी भी तो पूछा है, तो y बराबर क्या है, √3x है, तो y बराबर √3, x की वैल्यू कितना है बच्चों, x की वैल्यू है 4√3, अब प्लस में क्या 4, ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाएगा, अब प्लस 4√3, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 4√3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर से 4 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 मीटर, मतलब y का मान भी क्या आ गया, यही आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा भी है, ठीक है, तो इस पर अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर हम लोग 7 देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 7, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। उदाहरण नंबर 7 क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 7 लिखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक है, एक नदी का पुल है जिसके एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, सम्मुख मतलब आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने के अवनमन कोण दिया है, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की चौड़ाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक पुल है, ये पुल हो गया, ठीक, अब पुल ऐसा है कि इसके बीच से आ जा सकते हैं लोग, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से, एक यहाँ पे देख रहा है, एक कोई व्यक्ति यहाँ है, तो यहाँ से एक छोर पे देख रहा है, एक छोर पे इधर देख रहा है, ठीक है, दोनों सम्मुख तो यही ना होंगे, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा, ये कुछ पुल है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ पुल है इस तरीके से, मान लीजिए पुल है, अब इसमें ये पूरा ऐसे नदी पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब हमें क्या बताना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब हमको ये बताना है, सीधे 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 ये बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, तो एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है, ठीक है, मतलब एक 30 डिग्री दिया है, मान लीजिए इधर देख रहा है, तो जब इधर देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की चौड़ाई, मतलब ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये पुल है और ये नदी की चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर हमको दिया है, पुल की ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई नहीं ऊंचाई, तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें ये वैल्यू को फाइंड करना है कि ये कितना है, तो इसका कुछ नाम रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी, ये तो चौड़ाई लंबवत ही होगी, ठीक है,
ये जो ऊंचाई है ये क्या होगी, लंबवत होगी। तो एक तरीके से ये देखिए त्रिभुज बन रहा है। इस हिस्से को अगर निकालेंगे आप बाहर इस तरीके से, तो ये एक त्रिभुज टाइप की आकृति बन रही है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ये हमको दिया है कितना, 3 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और ये एंगल हमें दिया है कितना, ये दिया है 30 और ये कितना दिया है 45। तो आपको पता है कि अगर ये 30 है, ये समांतर रेखा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। रीजन अंत एकांत कोण से। और हमें क्या बताना है, टोटल हमें बताना है नदी की चौड़ाई, मतलब हमको बीडी की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है पूरी। बीडी अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं बच्चों, अब हमको ये पता है, ये पता करना है। ठीक है, और ये पता है और ये पता करना है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, इसमें कौन सा रूल लगा दीजिए, टेन थीटा लगा दीजिए सीधे। हमको लंब और ये लंब और आधार में संबंध बताना है, तो ये तो आधार ही ना होगा, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो सीधे सीधे हम टेन थीटा का यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में चलते हैं, ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या यूज करते हैं बच्चों, टेन थीटा, मतलब टेन बी। तो टेन बी क्या होता है, एल बाई ए, लंब बटे के आधार। ठीक है, तो टेन बी, लंब क्या है, लंब है आपका ए सी बटे के आधार क्या है बच्चों, बी सी। तो टेन बी, इस केस में थीटा कितना है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए टेन 45 बराबर ए सी की वैल्यू कितना है बच्चों, ए सी की वैल्यू दिया है हमको क्वेश्चन में कितना, 3 मीटर दिया है, ए सी की वैल्यू 3 दिया है, और बी सी नहीं पता, तो बी सी को बी सी रहने दिए। 1045 होता कितना है 1 इक्वल टू 3 अपॉन में बी सी। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो हमने बी सी की वैल्यू ज्ञात कर ली, कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, जब बी सी पता चल गया तो इसी तरीके से हम लोग फिर से टेन थीटा लगा देते हैं, किस में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में फिर से क्या लगा देते हैं, टेन थीटा, मतलब इस केस में थीटा क्या होगा, डी होगा। तो टेन डी इक्वल टू क्या होगा, फिर से एल बाई ए। ठीक है, एल मतलब लंब, लंब कितना है, तो लंब तो सेम होगा, लंब में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए सी अपॉन में इस बार आधार क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा, इस केस में थीटा कितना रहेगा, थीटा इस केस में कितना है, देखिए 30 डिग्री का है। पहले 30 था तो अब, पहले 45 था अब 30, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी 3 अपॉन में सी डी नहीं पता। 1030 होता कितना है, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में सी डी। 3 का गुणा कर दीजिए तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√3 मीटर। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3√3 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बी डी, हमें ज्ञात क्या करना है, बी डी। तो बी डी है क्या, नदी की चौड़ाई, तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई है वह है क्या, नदी की चौड़ाई बी डी है। वह किसके बराबर है बच्चों, तो बी डी जो है वह बराबर किसके है, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमने निकाला है कितना, 3। ठीक है, और सी डी की वैल्यू भी ज्ञात किया है, 3√3। ठीक है, तो इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3 क्या चीज़, मीटर। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, और 3 कॉमन है तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, अतः नदी की जो चौड़ाई है, अतः नदी की कुल चौड़ाई, कुल चौड़ाई कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस √3 मीटर। इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी उदाहरण थे, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 7 उदाहरण को सॉल्व कर लिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थे। ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल पे कमांड हो जाएगा तो आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, किसी भी प्रश्नावली के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका उदाहरण अच्छा है तो। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लिएगा। सब बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, एक से एक एग्जाम्पल हैं, सब पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।